In this series of electromagnetism, it's electric charges and fields. नाम से ही ध्यान में आया होगा, वी विल बी डीलिंग विथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड उनका बिहेवियर। ठीक है, अब ये जो पहले दो चैप्टर है इनको बहुत बार इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। इट्स बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और डील विथ वेयर द चार्जेस आर एट रेस्ट, दे आर नॉट इन मोशन। ठीक है, सो बेसिकली ये वर्ड आपने सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, सुना है क्या? यस सर। क्या मतलब है इसका? तो ये बेसिकली डील करता है स्टडी ऑफ फोर्सेस, fields and potentials arising from static charges. Electro is charges, static is stationary या something which does not change with or move with time। एखादी चीज जो समय के साथ या समय के साथ चेंज नहीं होती है या मूव नहीं होती है, आप उसको स्टैटिक या स्टेशनरी कहते हो। सही है। एंड इलेक्ट्रो इज बेसिकली अराइजेस फ्रॉम चार्जेस। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल हमने बहुत बार देखे हैं। बचपन में अपन करते हैं वो कॉम को ड्राई हेयर के साथ रब करके फिर कागज के टुकड़े उसके तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या सिंपली आपका हाथ आप अभी तो नहीं, पुराने टीवी के स्क्रीन के पास लेकर जाओगे तो एक चर्र करके आवाज आता है। या मेनी अ टाइम्स कार में अपन सीट में बैठे रहते हैं और वहां से जब उठते हैं डोर को हाथ लगाते हैं तो एक चट करके आता है। होता है क्या ऐसा? या प्लास्टिक के चेयर के साथ भी होगा। वी आर होपिंग दैट सुनर अपनी फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएगी तो मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ ना उस चेयर के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी कॉमन इवन इन केस ऑफ इन विंटर डेज। अगर आपकी ये पॉलिस्टर या वुलन शॉल है ना तो उसके साथ भी ये होता है। किया है क्या कभी एक्सपीरियंस? आप हाथ घुमाओ तो ऐसा लगता है कि बिजली जैसा या ऐसा स्पार्कलिंग होता है शॉल के। ठीक है, सो दिस इज वेरी कॉमन फिनोमेना। और इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है इस प्रकार से स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, अब ये कहाँ से अराइज होते हैं? तो जब कभी भी आप इस प्रकार से आपके हाथ रब करते हो, ठीक है, या आपके स्केल को आप बालों के घिसते हो, सो देयर इज रबिंग या फ्रिक्शन इन्वॉल्व। और इस प्रकार से रबिंग या फ्रिक्शन के कारण ये बॉडीज चार्ज हो जाती है। ठीक है, ये बॉडीज चार्ज हो जाती है और ऐसे केस में ये होने वाला है। ठीक है, इसका कोई और एग्जांपल है आपको पता? बिल्कुल, प्लास्टिक रॉड, ग्लास रॉड। इसके सिवा मैं दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विच इज वेरी कॉमन इन दिस डेज।
सर कोम कोम जेव्हा आपण हेअर कोम करतो तेव्हा आपण नहीं 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 नहीं, नेचुरल फिनोमेना जो इन दिनों में बहुत कॉमन है। सर लाइटनिंग। एग्जैक्टली, लाइटनिंग इज वन ऑफ देम। लाइटनिंग में भी सेम प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, ठीक है, लाइटनिंग में भी सेम प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। सो बेसिकली ये नेचर में भी है, और इस प्रकार से जो हम छोटे छोटे एग्जांपल देख रहे हैं उसके साथ भी ये कॉमन है। जो आपने एक चीज नोट की होगी कि ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ होता है, क्योंकि वहां पर चार्ज स्टोर होना चाहिए। वहां अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज फ्लो हो जाएगा ना, तो ये इंसुलेटिंग बॉडीज के साथ होता है। क्या सही है? तो देखो, इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो लॉन्ग बैक, आप में से किसी को याद है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? किसने की? ठीक है, आज हमें पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मतलब कौन फ्लो होती है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब कौन? प्रोटॉन हो सकता पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉनल इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। है, प्रोटॉन नहीं होता है जनरली, इट्स इलेक्ट्रॉन विच फ्लोज। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार प्रोटॉन ये तो अपने न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर से एक आधी चीज को बाहर निकलना मतलब तो बड़ी जबरदस्त चीज होगी, सही है। तो इसके कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो होता है, ऐसा हम मानते हैं। अब दिस हैपेंड इन 1897, मतलब नॉट मोर देन कितने 150 साल पहले, ठीक है। हाँ सर, अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमें लगभग 600 बीसी से पता है, मतलब यहाँ से लगभग 19 + 600 25,000 ईयर्स 2500 ईयर्स बैक, तब से इसके बारे में पता है कि यार इस प्रकार से आप एम्बर को ये जो एम्बर है, when you rub it against wool or silk cloth, it attract lighter object। ये लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये लगभग 600 बीसी, मतलब आज से 2500 साल पहले से पता है, ठीक है। और टिपिकली इसका क्रेडिट जाता है थैलेस ऑफ मिलिटस ऑफ ग्रीस, ठीक है। सो ग्रीक लोगों को ये इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्जेस के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, ठीक है। और उस समय बड़ी सिंपल चीजें थी। देखो, आज जैसे एक्सपेरिमेंट और साइंस ये तो सब उस समय डेवलप नहीं था। सो वहां पर एक बेसिक सिंपल चीजें ऑब्जर्वेशन के थ्रू की जाती थी, और वहां के उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे के बेसिक कंसेप्ट डेवलप किए गए। अब ये क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है हमें पता है, जस्ट वी विल रश थ्रू इट। सो ये
तो अगर आप ग्लास रॉड लेते हो और उसको सिल के ऊपर रब करते हो तो दिस रॉड एक्वायर्स चार्ज, ठीक है। और अगर आप प्लास्टिक रॉड लेते हो एंड वूल और कैट फर इसके भी रब करते हो तो ये भी चार्जेस एक्वायर करते हैं, ठीक है। दो तीन चीजें बेसिकली हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने से क्या होता है, ग्लास रॉड के ऊपर कोई चार्जेस आते हैं, सिल्क क्लॉथ के ऊपर कुछ चार्जेस आते हैं। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे दो सिल्क क्लॉथ को पास में लाया तो क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसे दो ग्लास रॉड को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया तो क्या होगा, वो रिपेल करेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ग्लास रॉड को एंड सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद ये ग्लास रॉड को रिपेल करने वाला है, सिल्क क्लॉथ को रिपेल करने वाला है, ये एक दोनों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, उसके बाद ये ग्लास रॉड दूसरे ग्लास रॉड को रिपेल करेगा क्या, नहीं करेगा। क्या ये सिल्क क्लॉथ दूसरे सिल्क क्लॉथ को रिपेल करेगा क्या, नहीं करेगा। क्या ये ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ को अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, आपने इनको रब किया फिर इनको कांटेक्ट में लाया, उसके बाद जब तक रब करने के बाद ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए थे तब तक सिल को रिपेल कर रहा था, ग्लास को रिपेल कर रहा था एंड ग्लास एंड सिल को अट्रैक्ट कर रहा था, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। जिस मोमेंट पर वो कांटेक्ट में आ गए उस मोमेंट पर पिक्चर बदल गया। सेम थिंग इज ट्रू विथ प्लास्टिक रॉड एंड वूल या कैट्स फर। प्लास्टिक रॉड को वूल या कैट फर के साथ आप जब रब करते हो तो ये प्लास्टिक रॉड चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये प्लास्टिक रॉड प्लास्टिक को रिपेल करेगा, ये वूल क्लॉथ वूल को रिपेल करने वाला है। प्लास्टिक एंड वूल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, बट अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फिर इनका ये रिपेल करना सिमिलर क्वांटिटी को एंड अट्रैक्ट करना डिफरेंट क्वांटिटी को ये बंद हो जाता है। क्या सही है क्या, ठीक है। Yes. देखो ये फास्ट फॉरवर्ड अपन लिख लेते हैं। तो एक पॉइंट पहले क्या किया आपने, आफ्टर रबिंग ग्लास में क्या होने वाला है, रिपल्शन। सेम थिंग विल बिटवीन प्लास्टिक एंड वूल इधर सिल्क। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, ग्लास एंड सिल्क। और इधर कौन होगा, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक एंड, बहुत बढ़िया। सो इनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा। इफ ग्लास एंड सिल्क और प्लास्टिक एंड वूल comes in contact with each other, these properties of attraction and repulsion
क्या होता है इनके साथ, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की प्रॉपर्टीज के साथ, दिस प्रॉपर्टी वैनिशेस, ये गायब हो जाती है। इज इट क्लियर? यस सर। पक्का? सो देखो इसके साथ छोटे छोटे एग्जाम्पल किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, कौन से? सो इस प्रकार से ग्लास रॉड, ये दो पॉलिस्टीरीन या फीड बॉल, इनके कांटेक्ट में लाया गया। अब जब एक को ग्लास रॉड लगाया और दूसरे को प्लास्टिक रॉड लगाया तो ऐसा हुआ ये ग्लास रॉड है, ये प्लास्टिक है, ये ग्लास है और ये भी ग्लास है। तो दोनों को जब ग्लास के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं, एक को ग्लास के और एक को प्लास्टिक के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है सर, ग्लास ग्लास के कारण ही होगा क्या? नहीं, ग्लास और प्लास्टिक के कारण भी ये होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या रीजन होगा इस सब के पीछे का? तो यहाँ पर भी प्लास्टिक भी आता है, तो ये दोनों रिपेल करने वाले हैं। क्या सही है क्या? यस सर। सर ये बहुत बेसिक चीज है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक बैकग्राउंड अपने मन में क्लियर होना चाहिए और हमें साथ ही साथ इन सभी चीजों का ओरिजिन क्या है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से सिंपल अपने पॉलिस्टर के जो बॉल है इनके साथ अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस प्रकार से ये बिहेव करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये ग्लास और प्लास्टिक रॉड कौन सा है? ग्लास को सिल के ऊपर रब करने के बाद और प्लास्टिक को कैट फर के ऊपर रब करने के बाद जो आने वाला है वो। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे सर हम रूम से उठाकर लाते हैं और उसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। सो इन सभी चीजों से हमें यही ध्यान में आ रहा है कि इस प्रकार से ग्लास को और सिल को एक दूसरे के ऊपर रब अगर करते हैं तो इनके ऊपर चार्जेस एक्वायर होते हैं। एक्सक्यूज मी, आया क्या ध्यान में? यस सर। और इस प्रकार से जिन बॉडीज के ऊपर चार्ज है दोज बॉडीज आर कॉल्ड एज चार्ज बॉडीज। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज having charge on themselves
are called as charged bodies. ठीक है सर, अब ये चार्जिंग हो कैसे रहा है? सो देखो यहाँ पर हमें ध्यान में आएगा व्हेन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ के बीच में रबिंग होता है तो ऑब्वियसली देयर इज फ्रिक्शन इन्वॉल्व एंड जब इस प्रकार से फ्रिक्शन होता है तो हमें तो पता है ये सभी बॉडीज ये एटम एंड मॉलिक्यूल से बनी है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं सो देयर आर ट्रांसफर ऑफ सम चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अदर ड्यूरिंग रबिंग और ऐसा होने के कारण एक बॉडी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी को दे देती है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो निगेटिवली चार्ज होता है, जिसके पास प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जिसके चले जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एंड दिस वूल या कैट का फर इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। सर किसके मन में आया ये पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से नाम देना? तो देखो जब हम देख रहे थे कि ग्लास और सील को एक दूसरे के ऊपर रब किया, ठीक है, सो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट आगे देखो ग्लास एंड सील या प्लास्टिक एंड वूल comes in contact with each other, this property of attraction and repulsion vanishes. So एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आ जाते हैं तब ये प्रॉपर्टी चली जाती है, मतलब इनके चार्जेस चले जाते हैं, मतलब ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज होते हैं। अब देखो +1 को न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या चाहिए? -1। सो इस प्रकार से पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं इक्वल क्वांटिटी में अगर होगे तो, एंड दैट्स व्हाई इनको नाम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कहा होगा। वन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। इट वाज टेकन बाय कन्वेंशन कि व्हेन glass rod is rubbed against silk cloth तो glass will acquire positive charge, silk will acquire negative charge। ये कन्वेंशन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तब हुई नहीं थी, उससे 2500 साल बाद इलेक्ट्रॉन पता चला है पॉजिटिव नेगेटिव कौन होता है कौन नहीं होता है। सो तब ये कन्वेंशन मान लिया, क्यों? क्योंकि इस प्रकार से चार्ज ग्लास रॉड एंड चार्ज सिल्का क्लॉथ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसके कारण हमने इनको ऐसा माना। क्या सही है क्या? ठीक है, इट वॉज कंसिडर्ड एज कन्वेंशन क्योंकि तब ये पता नहीं था किसका पॉजिटिव है किसका निगेटिव है। जैसे आप ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव एंड ओरिजिन के लेफ्ट में निगेटिव कहते हो ना, वैसे यहाँ पर है। अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट, अब ग्लास किसको अट्रैक्ट करता है? सिल्क को करता है और प्लास्टिक को करता है, मतलब सिल्क एंड प्लास्टिक का चार्ज सेम होना चाहिए, इसलिए प्लास्टिक को नेगेटिव कहा, प्लास्टिक पर नेगेटिव है तो वूल पर पॉजिटिव आया। क्या क्लियर है क्या? यस सर। सो इस प्रकार से चार्जेस एक दूसरे को नलीफाई करते हैं, इसलिए उनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहा गया। ठीक है, और इस प्रकार से जिस बॉडी के पास चार्ज है उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहा गया, या उस बॉडी को चार्ज बॉडी कहा गया। तो देखो ग्लास पर कौन आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके पास पॉजिटिव चला जाएगा, प्लास्टिक पर कौन है? निगेटिव, इसलिए यहाँ पर निगेटिव चला गया। अगेन ग्लास पर पॉजिटिव है, प्लास्टिक पर नेगेटिव है, तो यहाँ से आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी चार्जेस की ध्यान में आएगी। सर लाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड सॉरी लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करेंगे, रिपेल्स। लाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्या सही है क्या? तो यहाँ से हम लिखेंगे
Is it clear? Yes, sir. तो ये बिल्कुल बेसिक है जो हमें पता है, बट एक बार हमें ये सब, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो ये एक बार रिवाइज करना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट भी है, डिवाइस भी है जो आपको बताता है कि वेदर बॉडी इज चार्ज और नॉट। इसे कहा जाता है गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सुना है ना? नहीं सुना होगा तो अभी सुन लो। सर गोल्ड लीव्स क्यों लेने हैं? So basically, gold can be beaten into so small sheets that you can have very lighter sheet of it. ठीक है, बहुत लाइटर गोल्ड का पीस आपके पास रहेगा। लाइटर इसलिए क्योंकि थोड़ा सा भी चार्ज होने के कारण उनका अट्रैक्शन रिपल्शन होना चाहिए। तो देखो आपने क्या किया, आपको एक बॉडी दी गई, बॉडी मतलब एक ग्लास का रॉड दिया गया, ठीक है। ओके ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वो ग्लास का रॉड लेकर आए, आपको नहीं पड़ता वेदर इट इज चार्ज और नॉट। आप क्या करते हो, इस रॉड को इसके कांटेक्ट में लाते हो। अब ये क्या है, दिस इज इवैक्यूएटेड ग्लास बॉटल। ग्लास इसलिए कि वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, दिस इज मेटेलिक बॉडी, ठीक है। ग्लास लेने का दूसरा रीजन ये भी है कि ये ट्रांसपेरेंट रहेगा और आप इसको इस प्रकार से देख सकते हो कि अंदर क्या हो रहा है। सो जब आप इस ग्लास रॉड को इसके कांटेक्ट में लाओगे, बीइंग मेटेलिक, आपको पता है दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस इसके थ्रू फ्लो होते हैं। अब ये चार्जेस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, देखो ये गोल्ड इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ये दोनों के ऊपर चार्जेस चले जाएंगे। सो अगर इनके ऊपर चार्ज चले गए तो ये क्या होने वाला है इनके साथ? रिपल्शन। सर वो रिपेल होंगे, और अगर ये रिपेल हुए तो आपको ध्यान में आएगा दिस रॉड इज चार्ज। अगर इनका रिपल्शन नहीं हुआ, अगर इनका रिपल्शन नहीं हुआ तो आप क्या कहोगे? अर्धा अट्रॅक्ट झाले। नहीं, अट्रैक्ट होना पॉसिबल है क्या यहाँ पर? अट्रैक्ट होना पॉसिबल है क्या? बोलो, अट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए आपको? अपोजिट अपोजिट चार्जेस। यहाँ पर अपोजिट चार्जेस आ सकते हैं क्या? नो। नहीं। सो आइदर वो रिपेल होंगे या दे विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मोर, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे रहेंगे तो उनकी कंडीशन इस प्रकार से रहेगी, पास पास में, ठीक है। अगर वो इस प्रकार से एक दूसरे के पास पास में है तो आप कहोगे सर आपने जो बॉडी लाई है कांटेक्ट में मेटेलिक नॉब के साथ, इट इज अनचार्ज बॉडी, इट इज न्यूट्रल बॉडी। और अगर वो इस प्रकार से दूर जा रहे हैं तो आप इतना गारंटी से कहोगे सर दिस इज चार्ज बॉडी।
सर पोलैरिटी चेंज पता चलेगी क्या इसकी? नहीं, क्योंकि जो बिहेवियर पॉजिटिव के साथ रहेगा वही बिहेवियर अगर यहाँ पर निगेटिव चार्जेस रहते, निगेटिव यहाँ पर आते, एक के ऊपर निगेटिव दूसरे के ऊपर फिर से निगेटिव रहता, तो ये रिपेल ही करने वाले हैं। क्या सही है क्या? सो यहाँ से बॉडी का ये जो बॉडी लाई है आपने चार्ज बॉडी, इसके चार्जेस की पोलैरिटी नहीं पता चलने वाली है, सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि ये न्यूट्रल है या चार्ज है। सर फिर इसकी पोलैरिटी पता चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी पोलैरिटी पता चलने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। एक ग्लास रॉड ले लो जो सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया है, मतलब आपको गारंटी से पता है कि ये रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये दूसरा जो बॉल है आपके इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाओ, अगर ये दूसरा बॉल पहले बॉल के तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसके कांटेक्ट में किसको लाया आपने? ग्लास रॉड को, तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरे को किसके साथ कांटेक्ट में लाया है? चार्ज बॉडी के साथ, ठीक है। अगर ये अट्रैक्ट हुआ मतलब आपके चार्ज बॉडी का चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। निगेटिव। अगर ये रिपेल हुआ मतलब चार्ज बॉडी का चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इस प्रकार से फिर आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करके आप पोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या सही है क्या? यस सर। ठीक है। सो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण ये बॉडीज चार्ज हो जाती है। क्या सही है? इज इट क्लियर? यस। इस Yes, प्रोसेस sir. को कहा जाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है। अब देखो एक स्टेप आगे जाते हैं। यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसे कहा जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। चलो फटाक से बता दो व्हाट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Sir, conductors are material which conduct electricity and insulators are material which not conduct electricity, means which not allowed to flow electricity from it. ओके, तो बेसिकली जैसे कहा दोज मतलब मटेरियल्स which allow electricity to pass through them easily are called as, क्या कहेंगे उनको? कंडक्टर। कंडक्टर्स। ठीक है। तो मुझे एक बता दो, अब जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास आज के तारीख में है, कैसे क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? Through electrons. Exactly, these material have electric charges. Typically, we are focusing here about electrons that are comparatively free
to move inside the material. ठीक है, so, एक बार मुझे फिर से बता दो, why we are focusing on electrons? प्रोटॉन के बारे में, जिनके पास चार्ज होता है उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? Sir, since proton are present in nucleus and it's difficult to get transfer from nucleus and electrons are revolving. या आप ऐसा कह सकते हो सर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स are binded with atom in by very strong force compared to force of electron. इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंडेड नहीं है अगर उनको आप प्रोटॉन के साथ कंपेयर करते हो, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं। एंड टिपिकली देयर आर सम मटेरियल जिनको आप कंडक्टर कह रहे हो, यहाँ पर तो ये बहुत आसानी से फ्री हो सकते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से ये फ्री हो सकते हैं। ठीक है, या कुछ ऑब्जेक्ट के पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पास इस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, सो टिपिकली ऐसे ऑब्जेक्ट कौन से हैं? मेटल, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, और आर गुड कंडक्टर। ठीक है, फिर आप कहोगे द मटेरियल्स which do not allow electricity to pass through them easily are called as, क्या कहेंगे उनको? इंसुलेटर्स। इनके इस कैटेगरी में कौन कौन आता है? ग्लास, रबर, वुड, नॉन मेटल्स, ये सभी इस कैटेगरी में आएंगे, इनको इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, इसके सिवा एक तीसरी कैटेगरी है, कौन सी है? कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। बहुत बढ़िया, सेमीकंडक्टर। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, कंडक्टर से ज्यादा अपोजिशन करते हैं पर इंसुलेटर से कम करते हैं। इनको हम 2-3 महीने के बाद बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसके सिवा एक और चीज है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो हम यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहे बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, इज अबाउट पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ आयंस, जो सॉल्यूशन में होगा। ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो? Sir, electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट्स। Exactly, these solutions are called as electrolytes. वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जगह आयंस कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, H प्लस आयन, OH माइनस आयन, SO4 माइनस माइनस आयन, Na प्लस, Ca प्लस प्लस, इस प्रकार से आयंस वहां पर प्रेजेंट रहेंगे एंड ऐसे सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब और एक चीज हमें ध्यान में रहनी चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अर्थिंग। क्या होता है अर्थिंग? शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद अर्थ। बहुत बढ़िया, शेयरिंग ऑफ चार्जेस विथ अर्थ। Sharing the charges with earth
is called as earthing और ग्राउंडिंग। क्या कहेंगे इसे? अर्थिंग या ग्राउंडिंग। ठीक है, अब अर्थिंग की क्या खासियत है? अर्थिंग की खासियत ऐसी है कि हमने अर्थ की कैपेसिटी ना, ये बहुत बहुत ज्यादा है। इट जस्ट लाइक आप घर से 1 kg नमक का पैकेट लेकर जाओ और सी में डाल दो और फिर कहो सी की टेस्ट और सॉल्टी हो गई क्या? सी वाटर की टेस्ट और सॉल्टी हो गई क्या? हो जाएगी क्या? हाँ सर। नहीं होने वाली है। क्यों? सर देखो लार्ज अमाउंट मध्ये water बहुत आहे. ज्यादा अमाउंट है, वहां पर नहीं फर्क पड़ेगा कुछ। समंदर में जाकर आप आपके घर की 1 बकेट पानी डाल दो, अरे बाप रे, समुद्र के पानी की लेवल कितनी बढ़ गई, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो बिल्कुल वैसे ही अर्थ के साथ जब आप चार्ज शेयर करोगे इस प्रकार से होगा। नहीं तो आप कहोगे अरे सर हमारे घर का चार्ज अगर अर्थ में डाल दिया तो हम जाएंगे तो हमें करंट लगेगा अर्थ के ऊपर। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इट हैज वेरी वेरी लार्ज कैपेसिटी। क्या सही है? अर्थिंग एज अ सेफ्टी फीचर आपने पहले ही पढ़ा है ना? Yes, sir. और देखो, अर्थिंग के लिए इसलिए आप एक बड़ी मोटी वायर प्रोवाइड करते हो, मोटी मेटेलिक वायर। क्यों? तो उसका रेजिस्टेंस कम हो और ज्यादा से ज्यादा चार्जेस जमीन में चले जाए। बिल्डिंग के ऊपर भी इस प्रकार से आप अर्थिंग की अरेंजमेंट करके रखते हो सो दैट बिल्डिंग कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग। क्या सही है क्या? Yes, Yes. sir. ओके, चलो। सो अभी देखो, एखादे ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास चार्ज है उसे हमने क्या कहा? क्या कहा हमने उसे? Charged body. Charged चार्ज बॉडी। particle. बहुत बढ़िया, उसे चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल का। चार्जिंग की क्या क्या प्रोसेस अपने को पता है? Through rubbing. दो प्रोसेस तो हमने ऑलरेडी देख ली। कौन सी? Friction. फ्रिक्शन या रबिंग। दूसरी? Charging by conductor. चार्जिंग बाय Conductor. कंडक्टर या कंडक्शन? Conduction. कंडक्शन मतलब क्या? मतलब कैसे होगा ये? आता मेटलला टच करून टच एग्जैक्ट, करना चाहिए. जब बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तब आप इस प्रकार से उनको टच करके चार्ज कर सकते हो। क्या सही है? यस सर. Yes, sir. So this is charging by friction और rubbing। दूसरा हमने देखा इस प्रकार से हमारे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में या ये पॉलिस्टर बॉल के साथ। आप इन बॉल के साथ अगर रॉड को कांटेक्ट में लाते हो, पहले इन बॉल के ऊपर चार्ज था क्या? नहीं था। अब जब आप इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेकर जाते हो तो इस प्रकार से एक्चुअल कांटेक्ट होने के कारण वो चार्ज होता है। सो दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा पार्ट बड़ा जबरदस्त है। तीसरा पार्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो, हमारे पास क्या है?
कि किसी वुडन प्लेटफॉर्म इसलिए यूज किया गया बिकॉज वुडन इज इंसुलेटिंग। ठीक है, वुडन प्लेटफॉर्म पर रखे। लगे तो इनको सेपरेट कर। अब देखो, पहले क्या करोगे आप, इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में रखोगे। अभी क्या कंडीशन है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब आप इसके पास एक चार्ज बॉडी लेकर आने वाले हो। कंडीशन 1, दे आर न्यूट्रल, कोई भी नहीं है इसके ऊपर चार्ज, बिल कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंडीशन 2 में आप क्या करने वाले हो, इसके पास एक चार्ज बॉडी लेकर आओगे। तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो ये यहाँ पर निगेटिव को अपने तरफ खींच लेगा। ये किसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव को। पॉजिटिव। या इन अदर वर्ड, सर ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन इधर हो जाएगा। सही है, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्या क्लियर है क्या? यस सर। ओके, अब आप क्या करोगे, अब इसको, इस रॉड को ऐसे ही रखा है, हाँ, इस रॉड को ऐसे ही रखकर इनको सेपरेट कर दोगे। कांटेक्ट में नहीं है, नहीं तो बोलोगे सर कांटेक्ट में है। तो ये निगेटिव को अपने पास खींच कर रखेगा और पॉजिटिव ये इधर दूर चला जाएगा। अब इस रॉड को भी अगर आप गायब कर देते हो तो ये निगेटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या सही है क्या? यस। तो इस प्रकार से आप बॉडीज को चार्ज कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंगली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हुआ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एक्चुअल चार्ज का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ है। कंडक्शन में क्या हुआ, कंडक्शन में इस रॉड के कुछ चार्ज इस बॉल पर चले गए, सो रॉड का चार्ज कम होगा और वो चार्ज यहाँ पर चला जाएगा। इंडक्शन में इंटरेस्टिंगली इस रॉड के चार्ज को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वो बॉल के साथ कभी कांटेक्ट में आया ही नहीं है। आया है क्या कभी कांटेक्ट में? नहीं सर, नहीं। बिल्कुल नहीं है। सो इस रॉड के चार्ज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका चार्ज वैसे के वैसे ही है। आ गया ध्यान में? सो इसका चार्ज इज अनअफेक्टेड। कंडक्शन में एक्चुअल चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे जगह पर, इंडक्शन में ये उसके प्रभाव के कारण वहां पर चार्जेस को खींच कर लाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, हाँ, कल हम उसके पास जाएंगे। इस चार्ज, ये जो चार्जेस है ये बॉडी के अंदर की है, कहीं हवा से वगैरह हमने नए चार्जेस नहीं लाए हैं, ये चार्जेस वैसे के वैसे ही है। सो दीज आर 3 डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग। कौन कौन सी? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन 3 मेथड के थ्रू आप बॉडीज को चार्ज कर सकते हो। क्या क्लियर है? सर तो फिर